नादरीन, हिस्ट्री बताती है कि यूरोप के अंदर जब भी कोई जंग छिड़ी है, बड़ी जंग, मतलब छोटे मोटे क्लैशेस नहीं, जब भी कोई बड़ी जंग यूरोप में छिड़ी है तो आगे चल के उसने वर्ल्ड वार की शक्ल अख्तियार कर ली है। वर्ल्ड वार वन के अंदर भी यूरोप की जंगों का एक अहम तरीन रोल रहा, वहाँ से स्टार्ट हुई सारी चीज़ें। फिर वर्ल्ड वार टू भी इसी तरह से हुई। अब वर्ल्ड वार थ्री कब होगी, कैसे होगी, इस पे बहुत सारा मटेरियल लिखा गया है। बहुत से एनालिस्ट जो है उन्होंने बातें की, हज़ारों घंटे की इस पे आपको डिबेट्स सोशल मीडिया के अंदर मिल जाएगी। मुख्तलिफ थ्योरीज देते रहते लोग। लेकिन ये जो यूक्रेन की जंग है, ये भी यूरोप के अंदर लड़ी जा रही है, ईस्टर्न यूरोप है बेसिकली। ये ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है दिन ब दिन, और इसकी नई नई शक्लें, असल में वेरिएंट, जैसे कोविड आया था, याद होगा आपको, वो कोविड का पहला वाला वेरिएंट कौन सा था वो तो लोग भूल ही गए। उसके बाद से जो कोविड ने वेरिएंट्स चेंज करना शुरू किए, तो दुनिया असल में नए नए वेरिएंट्स के बारे में ही बात कर रही है कि ये जो नया वेरिएंट आ रहा है उसका, ये उसकी जो सिम्टम्स होते हैं, ये उसकी फैलने की रफ्तार है, वगैरह वगैरह। यूक्रेन की जंग के भी नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। पहले ये जो वेरिएंट था, पहला इसका जो इनिशियल वेरिएंट था, इट वाज बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, वो तो कुछ ही घंटों के अंदर ही जंग खत्म हो गई थी। जबरदस्त कर दिया रशिया ने यूक्रेन को कुछ ही घंटे के अंदर अंदर। लेकिन इस जंग का फिर दूसरा वेरिएंट स्टार्ट हुआ, अमेरिका कूद पड़ा इसमें, और पूरी की पूरी जंग असल में अमेरिका और रशिया के दरमियान लड़ी जा रही है। ये जो यूक्रेन है ये तो एक प्रॉक्सी, एक तरह से बफर है। अच्छा, इसके बाद एक और नया वेरिएंट इसके अंदर आ गया कि यूरोप के कुछ मुल्क भी कूद पड़े इसके अंदर, इनडायरेक्टली वो भी जंग के अंदर शामिल है। लेकिन फिर हमने देखा कि एक और वेरिएंट इस जंग का शुरू हो गया कि ईरान ने रशिया को ड्रोन्स और मिसाइल देना शुरू कर दिए बकौल वेस्टर्न मीडिया के। लेकिन अब ये जंग प्रॉपरली मिडल ईस्ट के अंदर दाखिल हो गई है, इजराइल इसके अंदर कूद पड़ा है। अच्छा, मार्च के अंदर, गुज़िश्ता साल मार्च में मैंने ये बात की थी कि यूक्रेन वॉर इज अबाउट टू इंटर इन इंटायर यूरोप एंड मिडल ईस्ट, मर्सनरीज आर कमिंग। इसमें मैंने बात की थी कि ये जो यूक्रेन की जंग है सूनर और लेटर मिडल ईस्ट के अंदर आ जाएगी, दैट्स फॉर श्योर, और वो हो रहा है। आप देखें, ईरान आ गया और उसके बाद अब इजराइल आ रहा है, और दोनों मिडल ईस्ट के अहम तरीन मुल्क हैं। साथ में मैंने ये भी बात की थी कि ये जंग ख़त्म हो चुकी है। शुरू में अगर आपको याद हो ना, कुछ महीने पहले मैंने ये बात की थी ख़त्म हो चुकी है। वो जो ख़त्म वाली मैंने बात की थी वो मैंने यूक्रेन रशिया के तनाज़ुर में की थी कि रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म हो गई है, अब अमेरिका और रशिया की वॉर चल रही है, बैटल ग्राउंड असल में यूक्रेन है। तो ये इस तरह से चीज़ों को आप लें। यूक्रेन की जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, उनकी जो एयरफोर्स थी, वो सारा शुरू के कुछ ही घंटों के अंदर जबरदस्त हो चुका था। अब नया वेरिएंट है जंग का, दूसरा वेरिएंट है। आज कुछ घंटे पहले की आपको मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ यरूशलेम पोस्ट की, जो कि एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है इजराइल का। वो कह रहे हैं कि इजराइल एग्रीड टू ट्रांसफर एंटी मिसाइल एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी, यूक्रेन एम्बेसडर क्लेम्स। और इसमें वो मजीद कह रहे हैं कि दिस टेक्नोलॉजी इज ऑफिशियली ट्रांसफर्ड बाय द इजरायली साइड। ऑफिशियली ट्रांसफर हो चुकी है ऑलरेडी। जुमे के रोज़ उन्होंने ये सारे क्लेम्स किए हैं यूक्रेन के एम्बेसडर ने। यानी वहाँ पर नई गवर्नमेंट आते ही आप देखें कि पूरा का पूरा जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर स्विंग एक नज़र आया है, शिफ्ट नज़र आई है। यूक्रेन की जंग में पहले जो उनकी पिछली गवर्नमेंट थी ना, वो नहीं कूदना चाह रहे थे। वो जो इनकी पिछली कमज़ोर तरीन हुकूमत थी इनकी, वो नहीं कूदना चाह रहे थे। अब जो ही इनकी ये हार्ड लाइनर हुकूमत आई है तो इन्होंने कल्टी मार के ये चले गए हैं यूक्रेन की साइड पे। अब रशिया के स्ट्राइक बैक का आप इंतज़ार करिए। जैसे जैसे रशिया वहाँ पर उसको हर्ट अगर करेगी इजरायली टेक्नोलॉजी, तो रशियन सीरिया के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे इजराइल को। सीरिया के अंदर, सीरिया में आपको मॉडर्न रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स नज़र आएंगे, मिसाइल नज़र आएंगे, और सीरिया की अगर एयर स्पेस ब्रीच की किसी भी इजरायली जेट ने तो वो गन डाउन हो जाएगा, शूट डाउन हो जाएगा। लिहाजा ये जंग जो है मिडल ईस्ट के अंदर आ गई है। अब वहाँ पे इसका जो मर्जी नतीजा निकले वहाँ पे यूक्रेन के अंदर, लेकिन ये ख़तरनाक तरीन महाद है। मिडल ईस्ट के अंदर इस जंग का आना ख़तरनाक तरीन महाद है। रशिया सक्न हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर इस जंग में, और अगर रशियन सक्न हो गए तो चाइनीज़ भी सक्न हो जाएंगे, बिकॉज दोनों की कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। डिफेंस से लेके फॉरेन पॉलिसी से लेकर डिप्लोमेसी और इकोनॉमी तक हर जगह पे दोनों मुल्क साथ में है। बिल्कुल रशिया पे असर आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका असर चाइना पे ना पड़े। दोनों मुल्कों का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो एक जैसा है। नाउ ये याद रहे कि जो ही वहाँ पर 1 नवंबर को इलेक्शंस हुए थे और ये तकरीबन क्लियर हो गया था कि नेतन्याहू आ रहा है वहाँ पे दोबारा, अलॉन्ग विथ हिज एक्सट्रीमिस्ट एलाइज, जो कि इजराइल की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा हार्ड लाइनर इत्तेहादी हैं उसकी हुकूमत में।
तो 1 नवंबर को इलेक्शन हुए थे, 3-4 नवंबर तक क्लियर हो गया था कि वहां पर नेतन्याहू दोबारा आ रहा है। तो 4 नवंबर को ही रशिया ने एक बड़ा बयान दिया था, बड़ा और खतरनाक बयान दिया था। उन्होंने, रशियंस ने कहा था कि अगर इजराइल ने यूक्रेन की हेल्प करने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये नई हुकूमत को बेसिकली सुना रहे थे जो कि अभी तक बनी नहीं थी, लेकिन रशियंस को पता था कि ये आ रहा है नेतन्याहू। मैं जरा आपको 4 नवंबर का जब इलेक्शंस हो गए थे ना, उसके 2-3 रोज के बाद का आपको द टाइम्स ऑफ इजराइल दिखाना चाहता हूं कि रशिया सेड टू थ्रेटन रिटेलिएशन इफ इजराइल सप्लाइज डिफेंस एड टू यूक्रेन। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स मॉस्को विल रेस्पॉन्ड if military equipment is supplied directly or through third party. Separate report says Iran asked Russia for help on nuclear program. अब ये सूरत हाल है। रशियंस पहले धमकी दे चुके थे इनको कि आप इनसे दूर रहें, यूक्रेन वालों। तो वैसे जेलेंस्की खुद भी जू है, यहूदी है जेलेंस्की खुद भी, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट, और कई मरतबा वो अपने जूइश ये जो लिंक है इसका हवाला देते हुए इनको कह चुका है कि आप मेरी हेल्प को क्यों नहीं आते भाई, मैं भी यहूदी हूँ, आप भी यहूदी हैं, क्यों नहीं मेरी हेल्प करते, आप मेरे मुल्क को बचाए ना आप यहाँ पे आके। कई मरतबा ज़ेलेंस्की कह चुका था इसराइल को, लेकिन रशिया की वजह से इसराइल वाले फूंक फूंक के कदम रख रहे थे। अलबत्ता जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, पॉलिसी शिफ्ट हो गई है, पॉलिसी शिफ्ट हो गई है और हार्ड लाइनर पॉलिसी उन्होंने ली है। नई जो इंतहा पसंद उनकी हुकूमत है, गालिबन उन्होंने वेस्ट और अमेरिका को खुश करने के लिए ये काम किया है। अब वो यहाँ पर मित्रों सोचने की ये भी बात है कि ये जो गए हैं वहाँ पर यूक्रेन की साइड ली है उन्होंने रशियन थ्रेट के बावजूद इसराइल वालों ने, तो ऐसा ही तो नहीं ली होगी ना, बदले में इन्होंने भी कुछ लिया होगा उनसे। तो आप सोचें क्या लिया होगा उन्होंने। इनकी 1-2 ही बड़ी डिमांड्स हैं। नंबर 1 डिमांड ये कि यरूशलेम दे दें हमें, यरूशलेम हमारा कैपिटल होना चाहिए। यरूशलेम देने का मतलब मस्जिद अल अक्सा के जगह पे हम टेम्पल बनाएं अपना, सबसे बड़ी इनकी डिमांड यही है, इनके हार्डलाइनर पॉलिटिशियंस की। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई डीप स्टेट लेवल पर कोई बातचीत चल रही है इस हवाले से, स्टेटस को चेंज करने के हवाले से यरूशलेम का? ये देखना पड़ेगा, वरना ऐसे ही कैसे वो फुदक पड़े जंग के अंदर अचानक से। पहले वाले क्यों नहीं जा रहे थे, पहले वाले क्यों नहीं टेक्नोलॉजी दे रहे थे, अब वाले नई गवर्नमेंट वाले क्यों दे रहे हैं? तो पॉलिसी शिफ्ट जो हुई है, तो ये पॉलिसी शिफ्ट क्या ऐसे ही हो गई है अचानक से, मतलब ऐसे ही बैठा बैठा है? कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में बातचीत हुई होगी, वो जरा देखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जिस वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कल्टी मारी है कि पहले कहते थे नहीं देंगे हम यूक्रेन वालों को, भाई ये हमारे रशियंस हमारे बॉर्डर्स पर बैठे हैं सीरिया के अंदर और हम उनके खिलाफ कैसे काम करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है। ये बात तो क्लियर है कि ये जंग मिडल ईस्ट के अंदर आ गई है। ईरान वाले जो है वो रशिया की साइड पे हैं और इसराइल वाले जो है वो वेस्ट और अमेरिका के साइड पे हैं। तो 2 ब्लॉक्स असल में इमर्ज हो गए ऑलरेडी, पहले भी थे लेकिन ये डिवीजन अब गहरी हो रही है वहाँ मिडल ईस्ट के अंदर। 2 खेमे जो बन गए, एक तो देखे ना अरब वर्ल्ड नॉर्मलाइजेशन तो उन्होंने शुरू कर रखी है, अब्राहमिक अकॉर्ड्स और ये सारा हुए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स और ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये कंडीशनल है। स्टेटस को अगर छेड़ा गया वहाँ पर यरूशलेम के अंदर तो ये अब्राहमिक अकॉर्ड्स भी धपड़दूस हो जाएंगे और ये नॉर्मलाइजेशन भी धपड़दूस हो जाएगी। ये अनकंडीशनल इत्तेहाद नहीं है, कंडीशनल है। मिडल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं वो पीस चाहते हैं और वो पीसफुली अपने ये जो सारे डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स से उन्होंने गिव अप नहीं किया। आप ये मत सोचें कि यूएई ने या दूसरे जो बहरीन वाले हैं उन्होंने अगर नॉर्मलाइजेशन की है, टाइज की, तो वो ऐसे ही किए। नॉर्मलाइजेशन उन्होंने इसी वजह से किए ताकि पीसफुली डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जा सके। ऐसा नहीं कि वो मतलब यूनिलैटरली इसराइल जो है वो वहाँ पर कार्रवाइयाँ करता रहेगा और ये चुप करके बैठे देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अरब मुल्क जो हैं वो इस इजरायली डोमिनेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे रीजन के अंदर, वो कभी भी इसराइल को स्टेटस को छेड़ने नहीं देंगे ईस्ट यरूशलेम के अंदर। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके खुद के भी बड़े ज़बरदस्त रिलेशन है रशिया के साथ भी और चाइना के साथ भी। अनलाइक इसराइल के बड़े ही ख़राब रिलेशंस रहे हैं रशिया के साथ हालिया महीनों के अंदर, और अब तो ये मज़ीद बिगड़ने वाले हैं। और चाइना के साथ भी इसराइल के कोई ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं हैं। तो यहाँ पर एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि ईरानी और अरब जो है दोनों एक ही साइड की तरफ टिल्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि रशियन और चाइनीज़ साइड है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल है जो कि वेस्ट और यूक्रेन की तरफ है। ऐसे में मिडल ईस्ट के अंदर यूक्रेन की जंग का दाखिल होना मेरे ख्याल से कोई रीजन के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है।